नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं मैं बहुत ही कमाल के टॉपिक के बारे में। गवर्नमेंट ने जीएसटी 3B और जीएसटी 1 के अंदर करेक्ट और प्रॉपर इंफॉर्मेशन भरने के लिए जो डिटेल आप फर्निश कर रहे हो R1 के अंदर और 3B के अंदर करेक्ट और प्रॉपर इंफॉर्मेशन फर्निश करना होगा, इसको मैंडेटरी कर दिया है। इसके लिए आप सर्कुलर नंबर 170 जो कि 6 जुलाई 2022 को इशू किया गया उसको भी देख सकते हैं और इस सर्कुलर का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डिटेल में समझेंगे कि फॉर्म जीएसटी 3B के अंदर जो हम अपनी डिटेल दे रहे हैं वो किस प्रकार से देनी होगी, क्योंकि सर्कुलर के अंदर गवर्नमेंट ने डिफाइन कर दिया है कि कैसे आपको यहाँ पे अपने 3B और R1 के अंदर डिटेल भरनी होगी, सप्लाई की डिटेल भरनी होगी। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु इस चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलिए समझते हैं। सबसे पहले सर्कुलर के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि एक रजिस्टर्ड पर्सन को मैंडेटरी करना होगा करेक्ट और प्रॉपर इंफॉर्मेशन फर्निश इंटर स्टेट जो सप्लाई कर रहा है वो, और जो इनएलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट है या ब्लॉक क्रेडिट है या जो रिवर्सल है जीएसटी 3B के अंदर फॉर्म जीएसटी 1 के अंदर, जीएसटी 1 के अंदर सप्लाई से रिलेटेड और 3B के अंदर सप्लाई और इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो भी आप भरोगे वो करेक्ट और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भरोगे। तो इस सर्कुलर के अंदर सबसे पहले पॉइंट में यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि आपको इंटरस्टेट सप्लाई की जो इन्फॉर्मेशन है फॉर्म जीएसटी 3B के अंदर टेबल 3.2 में वो प्रॉपर भरनी होगी, जो आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को, कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन को या यूआईएन होल्डर को फर्निश करी है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैं ये आ गया फॉर्म जीएसटी 3B के अंदर टेबल 3.2 ये है। यहाँ पे आप अपनी सप्लाई देते हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन को, जो आपने सप्लाई करी है। कौन सी वाली सप्लाई? IGST वाली सप्लाई। उसको आप स्टेट वाइज देते हैं। स्टेट वाइज कौन सी स्टेट में है, टैक्सेबल वैल्यू क्या है, IGST क्या है, कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन को कितना किया और यूआईएन होल्डर को कितनी सप्लाई करी है। तो इसकी जो डिटेल है आपको प्रॉपर देनी है। और ये वाली डिटेल जो होती है वो पहले से 3B के अंदर इंक्लूड होती है। मतलब कि यहाँ पे जो भी वैल्यू आ रही है इसमें से अगर आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करी है IGST वाली, तो वो IGST वाली सप्लाई है, उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई के हिसाब से यानी स्टेट वाइज आपको देना होगा कि कौन कौन सी प्लेस में आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करी है IGST वाली डिटेल को आपको टेबल 3.2 में देना होता है और प्रॉपर तरीके से देना होता है। इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि प्लेस ऑफ सप्लाई वाइज आपको डिटेल देनी है। बहुत सारे रजिस्टर्ड पर्सन है जो इसको भरने में गलती करते हैं, सही से इन्फॉर्मेशन को फर्निश नहीं करते। यहाँ पे गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि रजिस्टर्ड पर्सन को रिक्वायर है कि वो अपने डाटा को करेक्ट करे, क्योंकि जो एड्रेस मेंशन किया जा रहा है उनके इनवॉइस में वो प्रॉपर तरीके से नहीं है, प्लेस ऑफ सप्लाई वाइज नहीं है। या पुराना एड्रेस ही फील्ड है और सप्लाई एक नए प्लेस ऑफ सप्लाई पे हो रही है। तो यहाँ पे कस्टमर को अपने डाटाबेस को प्रॉपर तरीके से अपडेट करना होगा। स्टेट कौन से स्टेट में है उसके नाम को करेक्ट करना होगा और ये निश्चित करना होगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई जो उन्होंने डिक्लेयर करी है इनवॉइस के अंदर और जो जीएसटी 3B के टेबल 3.2 में डिक्लेयर करेंगे वो करेक्ट हो। हालांकि बात करें टेबल 3.2 जो है ये हमारी R1 के बेसिस पे होता है। मतलब कि जब अपनी R1 को सही भरते हैं, प्रॉपर तरीके से भरते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई सही डिक्लेयर करते हैं, तो उस केस में ये ऑटोमेटिक ही उठा लेता है। ये है फॉर्म जीएसटी 1। तो टेबल 3.2 में सही प्लेस ऑफ सप्लाई आए, इसके लिए आपको अपनी इनवॉइस के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई को सही दिखाना होगा। अपने डाटाबेस, अब जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उस सॉफ्टवेयर के अंदर देखें कि जो आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन का लेजर क्रिएट किया हुआ है क्या उसके अंदर एड्रेस सही है या नहीं है, प्लेस ऑफ सप्लाई सही है या नहीं है। क्योंकि कई बार कस्टमर जो अपना एड्रेस चेंज कर चुका होता है और पुराने एड्रेस को ही आप दिखा रहे होते हैं बिलिंग में, गलत ही प्लेस ऑफ सप्लाई वहाँ जा रही होती है। तो अब ऐसा नहीं चलेगा, आपको मैंडेटरी कर दिया गवर्नमेंट ने कि करेक्ट और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन फर्निश करना होगा टेबल 3.2 में। हालांकि बात करें हम यहाँ पे अपने जीएसटी 1 के अंदर यहाँ पे दिखाते हैं B2C सप्लाई, ठीक है, एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को 5A में और 7 में दिखाते हैं B2C में। तो यहाँ पे जो भी हम अपनी प्लेस ऑफ सप्लाई को डिक्लेयर कर रहे हैं वो हमें देखना होगा कि हमारे डाटाबेस के हिसाब से प्रॉपर है कि नहीं है। हमने जो डिटेल दी है प्लेस ऑफ सप्लाई की, स्टेट की, वो करेक्ट स्टेट में है कि नहीं है, ये आपको चेक करना होगा। अनरजिस्टर्ड वाली सप्लाई यहाँ भी जाती है 9B के अंदर, तो यहाँ भी आपको R1 फाइल करते वक्त ध्यान रखना होगा। ये आपको R1 फाइल करते वक्त ही देख लेना है, क्योंकि 3B के अंदर R1 के बेस पे डाटा उठ के आता है। तो जब आपकी R1 सही होगी तो 3B ऑटोमेटिक सही होगी। ये तो थी बात सप्लाई के बारे में कि टेबल 3.2 में आपको इंटरस्टेट सप्लाई जो भी आप करेंगे अनरजिस्टर्ड पर्सन को, कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन को या यूआईएन होल्डर को
इंटर स्टेट सप्लाई, उसके अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई आपको सही तरीके से भरना है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से दिखाना है, ताकि जो टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही स्टेट के पास पहुंच सके। अब बात करें, यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि जीएसटी 3B के अंदर आपको आईटीसी अवेल, आईटीसी रिवर्सल और इनएलिजिबल आईटीसी की रिपोर्टिंग भी प्रॉपर तरीके से करनी होगी कि कौन कौन सी टेबल में कहाँ कहाँ आपको सही रिपोर्टिंग करनी है, कि कौन कौन सी रिवर्सल की डिटेल आपको देनी होगी 3B के अंदर, कहाँ पे इनएलिजिबल आईटीसी की डिटेल, कहाँ पे रिवर्सल की डिटेल देनी है। यहाँ पे गवर्नमेंट क्लियर कर रही है। तो मैं टेबल 4 निकाल लेता हूँ। देखो टेबल 4 है एलिजिबल आईटीसी के बारे में बात करता है और नीचे आता है हमारा इनएलिजिबल आईटीसी। यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि जीएसटी 3B के अंदर जो इनपुट एज क्रेडिट है वो टोटली 2B के बेसिस पे 2B का टोटल आईटीसी उठ के ऑटोमेटिक आ जाता है। अब ऐसे में आपको ये पे खुद ही देखना पड़ेगा कि कौन से ऐसे आईटीसी हैं जो आपके नेट अवेलेबल आईटीसी का पार्ट नहीं है, क्योंकि जो नेट आईटीसी है उसके अंदर कई सारे ऐसे इनवॉइस है जो ब्लॉक क्रेडिट में भी हैं, जिनका रिवर्सल भी करना रिक्वायर्ड है, लेकिन कई सारे रजिस्टर्ड पर्सन ऐसे हैं ऐसा नहीं करते हैं, ब्लॉक क्रेडिट को नहीं चेक करते, अपने 2B को चेक नहीं करते, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑटोमेटिक आ रहा है वो डायरेक्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लेते हैं और वो सीधा के सीधा उनके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर चला जाता है। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, ये गलत है, यहाँ पे मैंडेटरी है कि आपको खुद से चेक करना होगा कि जो ऑटोमेटिक इनपुट क्रेडिट आ रहा है उसमें कोई ब्लॉक क्रेडिट का तो नहीं है, टाइम लिमिटेशन वाला आईटीसी तो नहीं है, सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के अंदर तो नहीं है, क्योंकि उसके अंदर टाइम लिमिटेशन है, ठीक है, सेक्शन 37 के अंदर तो नहीं है, 180 दिन के अंदर आपने सप्लाई की पेमेंट करी है या नहीं करी है वो तो नहीं है। तो ये खुद ही आपको चेक करना पड़ेगा, या और कोई अदर रिवर्सल होना है वो आपने किया है कि नहीं किया है, ये खुद से ही चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया है गवर्नमेंट ने कि कैसे आपको ये चेक करना होगा। ये मैंडेटरी है, आपको करना ही होगा। 2B से डायरेक्ट जो भी आईटीसी आ रहा है वो डायरेक्ट नहीं ले सकते, आपको खुद से चेक करना पड़ेगा कि कितना इनपुट एलिजिबल है और कितना इनएलिजिबल है। देखो यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा, इस एग्जांपल के थ्रू समझना। यहाँ बोलते हैं कि एक रजिस्टर्ड पर्सन एबीसी लिमिटेड है और मैन्युफैक्चरर सप्लायर है, ठीक है, गुड्स का, और वो सप्लाई करता है एग्जम्प्ट गुड्स और टैक्सेबल गुड्स दोनों ही। एक स्पेसिफाई मंथ के अंदर अप्रैल 22 में उसे इनपुट सर्विस और इनपुट का आईटीसी रिसीव हुआ। टेबल 4A में जीएसटी 3B के अंदर ये है, देखो उसकी टेबल जीएसटी 3B की, ये देखो जीएसटी 3B की एलिजिबल आईटीसी की टेबल होती है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक इनपुट क्रेडिट की डिटेल है, उसे रिसीव हो रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक की आईटीसी। पहले में उसे आईटीसी ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स के अंदर रिसीव हुआ आईटीसी 1 लाख का, जो कि ऑटोमेटिक उठ के आ गया। ये देखते हैं, ये पहला वाला है इम्पोर्ट ऑफ गुड्स का, ठीक है। दूसरा आईटीसी इम्पोर्ट ऑफ सर्विस का है 50,000 का, ये इन्होंने भरा मैनुअल। आईटीसी तीसरा जो है आरसीएम बेसिस पे है, ये भी ऑटोमेटिक उठ के आया 25,000 सीजीएसटी 25 एचजीएसटी। इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम आईएसडी का 50,000 का, ये भी ऑटोमेटिक उठ के आया। और ये अदर आईटीसी है 2 लाख 1.5 लाख और 1.5 लाख का। लेकिन इन आईटीसी के अंदर कुछ कंडीशंस है, जहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि ये जो आईटीसी आए हैं ना, इनकी कुछ कंडीशंस है, इनकी कुछ फैक्ट है जो आईटीसी आए हैं, जो जिनका हमें कुछ रिवर्सल भी करना पड़ेगा। इनमें कुछ ऐसे आईटीसी भी है जो इनएलिजिबल आईटीसी है, जिनका हम इनपुट नहीं ले सकते। तो ये तो टोटल ऑटोमेटिक उठ के आ गया। अब इसमें से जो फैक्ट है वो फैक्ट खुद ही ढूंढना पड़ेगा। अभी यहाँ पे तो फैक्ट बताया गया है, लेकिन आपको खुद फैक्ट जब 3B प्रैक्टिकली फाइल करेंगे तो खुद ही देखना पड़ेगा कि कहीं आपका कोई ब्लॉक क्रेडिट का आईटीसी तो नहीं है, टाइम लिमिटेशन वाला आईटीसी तो नहीं है, ये खुद ही देखना पड़ेगा। तो इस फैक्ट में, पहले फैक्ट में यहाँ पे गवर्नमेंट कहती है कि जो रो नंबर 5 के अंदर आईटीसी है ना, ये वाला, ये ऑल अदर आईटीसी, इसके अंदर एक ऐसा आईटीसी है जो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के अंदर है। 50,000 का अमाउंट है वो, और वो आईजीएसटी में 2 लाख रुपए में से 50,000 का ऐसा अमाउंट है जो ब्लॉक क्रेडिट में है आईजीएसटी के अंदर, इसका हमें रिवर्सल करना होगा। दूसरे पॉइंट में, दूसरे फैक्ट में बोलती है कि जो 75,000 का आईटीसी है इसी के अंदर 5 रो में ही, इसी में से वो रूल 43 और 42 के हिसाब से इसका मुझे रिवर्सल करना है, रिवर्सल की रिक्वायरमेंट है। और 1.5 में से 52,000 का सीजीएसटी और 52,000 का एचजीएसटी, इसका भी रिवर्सल करना है, ठीक है। तीसरे पॉइंट में यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि अप्रैल मंथ में कोई भी मैंने सप्लाई रिसीव नहीं करी, लेकिन एक इनवॉइस ऑटो पॉपुलेट होके आ गया अपने आप ही ऑटोमेटिक 10,000 का, तो इसका भी मुझे रिवर्सल करना है। यानी 10,000 का जो आईजीएसटी का अमाउंट है ये भी रिवर्सल में जाएगा। सप्लाई तो रिसीव नहीं हुई, लेकिन वो इनवॉइस आ गया, तो बिना एक्चुअल सप्लाई के अगर रिसीव हो रहा है आईटीसी तो आप ले नहीं सकते। तीसरा बोलता है कि आईटीसी
रिवर्स करना है 500 CGST और 500 SGST, क्योंकि रूल 37 के हिसाब से सप्लायर को 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं की गई, तो ये मुझे ITC एक रिवर्सल करना है, अलग से है ये खुद से मैंने अपने बुक्स के अंदर आइडेंटिफाई किया। मैंने देखा कि भाई जो भी मैंने इनवॉइस लिया है उसकी पेमेंट 180 दिन के अंदर नहीं करी है। 500C और 500S मुझे रिवर्सल करना है, वो अलग से है, वो इसमें नहीं है। उसके बाद यहाँ बोल रहे हैं जो 10,000 का इनपुट क्रेडिट है, ITC है, CGST का और SGST का, वो टाइम लिमिटेशन के अंदर है, सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के अंदर है कि पिछले साल का इनपुट क्रेडिट इस साल के एक लिमिटेड पीरियड तक ले सकते हो। जैसे कि बात करें अभी फाइनेंस बिल इशू करके इसकी डेट को बढ़ा दिया था गवर्नमेंट, 30 नवंबर तक ले सकते पिछले साल का कोई भी ITC है इस साल के 3B के अंदर। तो कोई ऐसा ITC तो नहीं है जिसकी ड्यू डेट खत्म हो चुकी है या टाइम लिमिटेशन है, टाइम बार्ड है और आपने उसका क्रेडिट ले लिया है, तो उस तरह का ITC भी रिवर्सल करना होगा। इसके केस में वही है, सेम है, टाइम लिमिटेशन वाला ITC है, सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के अंदर है, ठीक है, जो कि इनएलिजिबल ITC है 10,000C और 10,000S। ये जो ITC आ रहे हैं ये टोटल 2B से उठ के आया और ये फैक्ट है इसके। अभी रिवर्सल कैसे होगा, देखो ये ITC नेट आ गया हमारा 2B से उठ के। अब मैं इसमें से जो ITC आया रिवर्सल मैं यहाँ पे करूँगा। पहला मैं रिवर्सल करूँगा जो रूल 42 और 43 के हिसाब से CGST रूल का, ठीक है, ये मैं टेबल 4 के B में करूँगा रिवर्स वाला नीचे जहाँ पे ऑप्शन होता है ITC रिवर्स का। पहले वाले में रिवर्सल कर रहा हूँ 42-43 के अंदर 1,25,000 IGST। 1,25,000 IGST कैसे आया, पहले पॉइंट को समझना। यहाँ बोलते हैं कि जो 50,000 का ITC है वो ब्लॉक क्रेडिट में है, तो यानी 50,000 2 लाख वाले में से 50,000 का ITC मेरा IGST वाला वो ब्लॉक क्रेडिट का हो गया, प्लस इसमें से रूल 42 और 43 का IGST वाला अमाउंट 75,000 का ही हो गया, 75,500 का। तो 50,000 प्लस 75,500 करेंगे तो 1,25,500 होगा। सेम अमाउंट यहाँ पे हमने रिवर्सल कर दिया 42-43 के अंदर। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो 50,000 का जो अमाउंट है वो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के अंदर है, तो वो नीचे रिपोर्ट होना चाहिए था यहाँ पे एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। इसके लिए आप जो पैरा है, इस सर्कुलर का पैरा है 4.3 का E देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के हिसाब से इनएलिजिबल ITC को आपको यहाँ दिखाना है, लेकिन इस सर्कुलर के अंदर गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं, आपको यहाँ नहीं दिखाना, ऊपर ही दिखाना है। चलिए एक बार सर्कुलर को देख लेते हैं, 4.3 का E देख लेते हैं। 4.3 का E, मैं सर्कुलर पर जाता हूँ, ये है E, ठीक है, और ये है 4.3। तो E वाले पॉइंट में बोलते हैं कि जो डिटेल है ITC की, इनएलिजिबल ITC की, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के अंदर है, उसको आपको 4B में दिखाना है। इसकी कोई भी डिटेल इनएलिजिबल ITC वाले में नहीं दिखाना। टेबल 4D1 के अंदर, टेबल 4D1 कौन सा है, यही सेम है, ये 4D का 1, यहाँ आपको रिपोर्टिंग नहीं करनी। टेबल 4B में रिवर्सल की डिटेल दिखानी। टेबल 4B ये है 1 और 2। तो यहाँ पे आपको पहले वाले में सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के इनपुट क्रेडिट का आपको रिवर्सल दिखाना है, ना कि यहाँ पे दिखाना है इनएलिजिबल ITC में। इस बात का ध्यान रखना जब भी आप रिवर्सल करें। 4B के अंदर आपको रिवर्सल दिखाना है अगर ब्लॉक क्रेडिट का होता है तो। ये बात समझ में आ गई IGST वाली ब्लॉक क्रेडिट की। अब हम बात करते हैं ये 52,000C और 50,000S कहाँ से आया। तो पहले पॉइंट में तो IGST के बारे में बोल दिया कि सेक्शन 17 के सबसेक्शन 5 के अंदर ब्लॉक क्रेडिट में है तो उसका रिवर्सल कर रहे हैं। दूसरे में बोला कि 42-43 के अंदर रिवर्सल है, 52,000 CGST है और 52,000 SGST है, तो ये वहीं से आया उठ के। देख सकते हैं 4B के पहले में C और S 52-52, ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं अदर रिवर्सल। 10,000 और 500 कैसे आया, 10,000 का IGST कहाँ से आया और 500 कैसे आया। तो सेकंड पॉइंट में यहाँ पे बोलते हैं, सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट में आते हैं। थर्ड पॉइंट बोलते हैं कि भाई हमने सप्लाई तो रिसीव नहीं करी, लेकिन एक इनवॉइस ऐसा था जो 2B में से ऑटोमेटिक उठ के आया, हमारे 3B में आ गया IGST का 10,000 का, इसका इनपुट आ गया, लेकिन हमें इसका इनपुट नहीं लेना क्योंकि एक्चुअल सप्लाई रिसीव नहीं हुई है। तो 10,000 का जो ITC है ये हमें रिवर्स करना होगा। ये सीधा का सीधा अदर रिवर्सल में चला गया, ये देखते हैं अदर रिवर्सल के अंदर। उसके बाद बात करें 500C और 500S कहाँ से आया, ये भी हम फैक्ट में चलते हैं, फैक्ट की तरफ। चौथे फैक्ट में बोलता है कि 500 का CGST और 500 SGST का रिवर्सल करना है रूल 37 के हिसाब से, क्योंकि सप्लायर को 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं की गई है उसकी कंसिडरेशन की। तो ये 500C और 500S जो है वो अदर रिवर्सल के अंदर गया, यहाँ से उठ के आया है। अब जो नेट इनपुट क्रेडिट मिलेगा रजिस्टर्ड पर्सन को, जो उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाएगा, ये अमाउंट ट्रांसफर होगा, वो ये अमाउंट होगा, ठीक है।
इसमें से ये ब्लॉक क्रेडिट लेस होने के बाद, जो ब्लॉक क्रेडिट था हमारा, हम नीचे रिपोर्ट कर रहे थे, अब यहाँ से ये लेस हो जाएगा। इसके बाद इनएलिजिबल आईटीसी के अंदर अदर्स वाले में 10,000 और है, 10C और 10S है। ये कौन सा वाला है? ये टाइम लिमिटेशन वाला है। देख सकते हैं नोट नंबर 5 में बोलते हैं कि 10,000 का C और 10,000 का S इनएलिजिबल आईटीसी है, क्योंकि टाइम लिमिटेशन की वजह से इसका इनपुट नहीं ले सकते। तो इस तरह की जो इनपुट स्क्रीड होगा सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 के अंदर है, वो इनएलिजिबल आईटीसी के अदर्स वाले कॉलम में दिखाओगे 10C और 10S। इस प्रकार से रिपोर्टिंग की है। ऐसे ही आपको अपने फॉर्म जीएसटी 3B के अंदर इनपुट क्रेडिट की, इनएलिजिबल आईटीसी या एलिजिबल आईटीसी की रिपोर्टिंग करनी है। जब भी आप 3B फाइल करें या R1 फाइल करें तो इन बातों का ध्यान रखें फाइल करते वक्त। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।